हेलो स्टूडेंट्स, ललन टॉप सलाम सभी को। आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री की जान है, आवर्त सारणी। आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आवर्त सारणी से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने आवर्त सारणी कंप्लीट कर ली है तो केमिस्ट्री का आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं, आवर्त सारणी में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है, पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको कुछ काम दूंगा करने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करवाऊंगा और इसी की मदद से हम दूसरा वाला पार्ट लेके आऊंगा। तो ये अगर आपने अच्छे तरीके से देखा तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आवर्त सारणी से। तो पहली बात तो ये कि डेफिनेशन क्या होती है, आवर्त सारणी की डेफिनेशन क्या है, आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर बहुत सारे तत्व खोजे गए थे, कुछ के गुण अलग थे, कुछ के गुण अलग थे, कुछ धातुओं थी, कुछ अधातुएं थी, कुछ गैसेस थी। अधातु की कैटेगरी में गैसेस भी आती है। तो सबको अलग अलग जो वर्गीकृत किया गया उसी को हम लोगों ने बोला आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त सारणी आई, अष्टक नियम आया, त्रिक नियम आया। जो सारी जो चीज़ें थी वो किस तरीके से आई थी, किन्होंने दी थी, सन क्या था, क्या क्या कमियां थी, सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर पहला तो डेफिनेशन देख लो कि तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए समान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था को तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। समान तत्वों को साथ साथ में रख दिया, असमान तत्वों को अलग अलग कर दिया, तो ये जो सारणी बनी उसे बोलेंगे आवर्त सारणी। इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल बोलेंगे इसको। इसके बाद में पहली बार तत्व शब्द जो दिया था, शब्द प्रयोग किया था, तो रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, तत्व शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। इसके बाद में अगला, पहला जो खोजा गया तत्व था, तो सबसे पहले तत्व खोजा था फास्फोरस तत्व, इसका संकेत होता है पी होता है, और ये खोजा था हेनिंग बॉन्ड ने, जेम्स बॉन्ड के बड़े भैया हेनिंग बॉन्ड, इस तरीके से आप रिलेट करना। खोजा गया था 1669, डेट आपको याद करना पड़ेगा, 1669 हेनिंग बॉन्ड ने खोजा था फास्फोरस तत्व, पहला तत्व खोजा गया था और रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़े, इसके बाद में तत्व बहुत सारे खोजे गए, तो उसमें कुछ के गुण अलग थे, कुछ अलग गुण दर्शाते थे। तो यहां पर हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट दिया, धातु और अधातु। तो एक कैटेगरी बोली धातु और एक कैटेगरी बोली अधातु। तो धातु अधातु में बांटा, किसने बांटा, लेवोजियर ने बांटा। सन कौन सा था, 1789। अगला वाला बर्जीलियस की बात करें तो रासायनिक तत्वों के प्रतीक जो दिए थे बर्जीलियस ने दिए थे। विभिन्न तत्वों को उनके नाम के आधार पर पहले शुरू के दो अक्षरों से रासायनिक संकेतन बनाए गए, और जो बनाए गए उन्होंने बनाए बर्जीलियस ने बनाए। इसके बाद में जॉन डाल्टन 1808, इनके द्वारा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण बताए गए। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में किन्होंने अध्ययन किया, तो यहाँ पे आएगा जॉन डाल्टन। तो मैंने बताया सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल जिन्होंने तत्व शब्द दिया। अगला वैज्ञानिक का नाम आएगा हेनिंग बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड के बड़े भैया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फास्फोरस तत्व खोजा। इसके बाद में तत्व को बांटा धातु और अधातु में। तो ये जो बांटा है वो बांटा है लेवोजियर ने। इसके बाद में बर्जीलियस भाई साहब आए। बर्जीलियस ने क्या किया, बर्जीलियस ने दिया संकेतन दिया। इसके बाद में डाल्टन ने क्या किया, तो डाल्टन ने किया तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। तो ये सारे के सारे पॉइंट एज इट इज आपको क्रम से याद होना चाहिए। रॉबर्ट बॉयल, हेनिंग बॉन्ड, इसके बाद में लेवोजियर आ जाएगा, बर्जीलियस आ जाएगा, बर्जीलियस के बाद में आ जाएगा आपका डाल्टन। तो ये हो गया डन। इसके बाद में अगला पॉइंट, यहां पे डोबेनियर सन याद करना है 1829, इन्होंने दिया त्रिक नियम, डोबेनियर ने दिया त्रिक नियम। इसके बाद में यहां पर न्यूलैंड 1863, इन्होंने दिया अष्टक नियम। मेंडलिफ 1869, इन्होंने दिया आवर्त सारणी।
ये थोड़ा सा प्रिंट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर मोजले ने दिया आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये दिया मोजले ने सन 1913। सन को याद करना है। सन के पहले वैज्ञानिक, पहले रहेगा डोबेनियर का त्रिक नियम, फिर आएगा न्यूलैंड का औसत नियम, और फिर आएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और फिर आएगा मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। त्रिक नियम, औसत नियम, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, त्रिक नियम डोबेनियर, औसत नियम न्यूलैंड, आवर्त सारणी मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी दी मोजले ने। अब चलो सन याद कर लेते हैं। सन में आएगा 1829, 1829, 1829 लिख लिख के याद कर लो। अगला वाला 1863, 1863, 6 साल के बाद में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी 1869, और 1913, ये डेट भूलना नहीं, 1913, 1913 में मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी। ये भैया डोबेनियर, ये भाई साहब न्यूलैंड, ये रहे मेंडलीफ, और ये सूट-बूट में रहे मोजले, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी। आगे बढ़ें। पर्टिकुलर डोबेनियर का जो त्रिक नियम था वो लगभग 1817 से स्टार्ट हुआ था, 1829 तक रहेगा। तो यहाँ पर हम सन लिखेंगे 1829। डोबेनियर ने त्रिक नियम दिया, इसे बोलते हैं ट्रायोड, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे ट्रायोड त्रिक नियम। तो यहाँ पर अगर डोबेनियर का त्रिक नियम में बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के अनुसार, तत्वों के परमाणु भार के अनुसार उनको 3-3 के पेयर में बांटा। उन्होंने बोला कि परमाणु भार ए और सी का, परमाणु भार ए और सी का औसत परमाणु या तत्व बी के परमाणु भार के बराबर होता है। परमाणु भार पहले का, दूसरे का, पहले का और तीसरे का औसत a + c/2 दूसरे के परमाणु भार के बराबर होगा। ये था त्रिक नियम। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए कितने त्रिक पास हुए, सफल हुए, और कितने त्रिक फेल हुए, कौन कौन सा पास हुआ, कौन कौन सा फेल हुआ। तो यहाँ आपके सामने है डोबेनियर के त्रिक नियम में 3 त्रिक पास हुए और चौथा वाला हो गया फेल। 3 त्रिक पास हुए उसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 त्रिक थे, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि 7 और 39 को जोड़ दूं तो होता है 46, बटे में 2 अगर करूं तो आ जाएगा 23। तो ये परमाणु भार रहेगा बीच वाला सोडियम का। एज इट इज आप इसको याद कर लो एक बार, जब मैं आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तो पूरा इसको रिलेट कर दूंगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। त्रिक नियम 1829 में डोबेनियर ने दिया, 3 त्रिक पास हुए, चौथा हो गया फेल। a + c/2 बराबर जो रहेगा b रहेगा। आगे बढ़े। अगला वाला है आधुनिक, इसके बाद में यहां पर डोबेनियर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक पहली बार खोजा था। तो यहां पर ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लो कि पहली बार प्लेटिनम उत्प्रेरक को किसने खोजा था। तो यहां पर जो वैज्ञानिक का नाम आएगा डोबेनियर आएगा। डोबेनियर के अवगुण क्या थे, तो इन्होंने कुछ तत्वों को ही सजाया था। मतलब ये होता है कि सारी जो चीजें होती है परफेक्ट नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। तो यहां पर इन्होंने कुछ तत्वों को सजाया था, ये इसकी कमियां थी। बाद में ट्रायोड खोजे गए, डोबेनियर के नियम या रूल पर फिट नहीं हुए। तो मैंने बताया था 3 त्रिक पास हुए थे, चौथा वाला फेल हो गया। कौन सा फेल हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या रहेगा आर्सेनिक वाला जो रहेगा वो फेल हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लो। अब आएगा न्यूलैंड का औसत नियम, या फिर इसको बोलते हैं न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज, ऑक्टेव सीरीज बोलेंगे इसको, इंग्लिश वर्ड याद रख लेना। न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज में बोला जाएगा कि जिस प्रकार संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और ये नी, ये 1 2 3 4 5 6 7, और अगला वाला वापस सा आता है।
मतलब ये है कि संगीत के 7 स्वर के बाद में पहला और आठवां रिपीट होता है, पहला और आठवां रिपीट हो जाएगा। उसी प्रकार से इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के, तो यहां पर बोलेंगे तत्वों को परमाणु भार के क्रम में जमाया और उन्होंने देखा कि पहले तत्व के गुण ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला 8, मतलब पहले और आठवें के जो गुण हैं आपस में समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इन्होंने जो नियम बोला, ये नियम बोला अष्टक नियम। तो पहला और आठवां समान, ये दूसरा और 9वां समान, ये तीसरा और 10वां समान। तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये 8वां है, इसके रिस्पेक्ट में ये 8वां है, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा और ये वाला जो रहेगा आखिरी में ये रहेगा। तो क्वेश्चन बनता है कौन कौन से जो गुण रहेंगे तत्वों के वो रहेंगे समान। तो ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन, लिथियम सोडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरान एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर। ये एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा कि किसके किसके गुण समान हैं। अभी एग्जाम में यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, किसके गुण समान हैं। न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज परमाणु भार के बढ़ते क्रम में पहले और आठवें के गुण बराबर रहेंगे। ये जो पॉइंट है मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाने के बाद में पूरा क्लियर कर दूंगा। डोबेनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। अगला, न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, परमाणु भार आएगा। इस नियम के अनुसार यदि सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाया जाए तो पहला तत्व उसके आठवें तत्व के गुण के समान होता है। बताया मैंने आपको। जैसे कि संगीत का प्रथम स्वर उसके आठवें स्वर के समान होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये पहला और आठवां क्या रहेगा, समान रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा स्टैटिक पूछा जाता है कि बताइए न्यूलैंड की ऑक्टेव सीरीज में कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट रहेंगे 56, टोटल रहेंगे 56 तत्व। अब तक 56, इस तरीके से आप रिलेट करेंगे, अब तक 56। आवर्त रहेंगे 8 रहेंगे, वर्ग जो रहेंगे 7 रहेंगे। आवर्त वर्ग, आवर्त 8 वर्ग 7। अब यहाँ पर आवर्त पीरियड वर्ग ग्रुप ये क्या होता है ये समझ लो आप। यहाँ अगर मैंने इस तरीके से रेखाएं बनाई तो मैंने बोला ये जो आड़ी लाइनें हैं वो है आवर्त। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त। तो बोलेंगे जो आड़ी लाइन, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन नहीं है, जो आड़ी लाइन रहेगी तो रहेगा आवर्त, आ से आ को रिलेट कर लेना। वर्ग की बात करें तो यहां पर ये सीधी जो लाइन दिख रही है तो मैंने बोला 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 और 2 नंबर क्या है, तो ये 1 और 2 नंबर, ये वाला सीधा सीधा जो रहेगा वो ये वर्ग कहलाएगा। तो हम लोगों ने याद कर लिया एक पॉइंट, आड़ी लाइनें आवर्त रहेगी तो सीधी लाइनें खड़ी लाइनें क्या रहेगी, वो हो जाएगी वर्ग। आवर्त को इंग्लिश में बोलेंगे पीरियड और वर्ग को बोलेंगे ग्रुप या समूह, या बोलेंगे समूह, इंग्लिश में ग्रुप और हिंदी में समूह। यहां पर क्वेश्चन ये वाला बनता है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बताओ। तो फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा हाइड्रोजन रहेगा और जो लास्ट एलिमेंट जो रहेगा वो रहेगा थोरियम। कभी कभी थोरियम की जगह पर कुछ ऑप्शन में और रहता है, तो यहां पर रहता है जिरकोनियम। अगर ऑप्शन में थोरियम नहीं रहेगा तो आप लगाएंगे जिरकोनियम। आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड के ऑक्टेव सीरीज में क्या कमियां थी, मैंने बताया कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो यहां पर भी कुछ कमी थी। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो क्या बोलेंगे, न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज केवल कैल्शियम तक ही सीमित था, आगे ये प्रभावी नहीं हुआ। अगला पॉइंट इन्होंने बोला, इन्होंने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं। केवल कितने हैं, 56, जिसमें 8 आवर्त हैं और 7 जो रहेंगे वर्ग रहेंगे, ये इन्होंने बताया था। और भविष्य में कोई अन्य नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा। इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि 56 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, मात्र 8 आवर्त हैं और 7 वर्ग हैं, और यहाँ पर आगे भविष्य में कोई तत्व नहीं आएगा। या तो इन्होंने कुछ बोला नहीं या फिर सब लोगों ने समझ लिया कि आने वाले तत्व नहीं रहेंगे। तो ये था इनका कमियां।
इसके बाद में मेंडलीफ का न्यूलैंड की आवर्त सारणी के बाद में आएगा मेंडलीफ का आवर्त सारणी। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आएगा। अब मेंडलीफ बाबा ने क्या बोला, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक ये पॉइंट याद कर लेना, पूरा का पूरा डेफिनेशन। क्या बोला, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला गया, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह डेफिनेशन है। मतलब मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है किस पर बेस्ड है, तो ये रहेगा परमाणु भार। इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक मास। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ये कथन कहा गया मेंडलीफ के द्वारा। अब इस तरीके से उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, तत्व इस तरीके से रखे थे। आगे बात करें, डिटेल पढ़ लें कि टोटल एलिमेंट अगर पूछा जाए तो यहां पर 63 एलिमेंट रहेगा। आवर्त आडी लाइनें 7 रहेगी, वर्ग जो रहेंगे 9। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा 56 है, 56 में 8 और 7 का रेशो था, और यहाँ पे क्या रहेगा 7 और 9 रहेगा। 8 और 7, तो यहाँ पर 8 का हो गया 7 और 7 का हो गया यहाँ पे 9। आपको याद करना है किस तरीके से, मैं समझा दूं आपको पहले से। आपने याद किया था पहले जो न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज, उसमें जो एलिमेंट थे वो थे 56, इसमें 8 आवर्त और 7 वर्ग। आपको हमेशा आवर्त याद करना है। आवर्त 8 थे, अभी आवर्त 7 हो गए हैं। पहले 56, तो 8 साथी 56, 8 आवर्त 7 वर्ग। और अभी की बात करें तो अभी आवर्त जो हो गए हैं 8 से 7 हो गए, मतलब टोटल एलिमेंट 63 है। तो 63 में किसका गुणा करूंगा कि एलिमेंट 63 हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 9, 7 9 63। 8 थे आवर्त, तो यहां पर 56 तत्व, तो यहां पर गुणा करा 7 का, अभी हो गए 7 आवर्त, तो गुणा करोगे 9 का, तभी क्या होंगे 63 होगा। आगे बढ़े, मेंडलीफ ने सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अध्ययन के लिए चुना। तो यहां पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और हाइड्रोजन को अध्ययन के लिए चुना गया था मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लक्षण क्या क्या थे, तो जो गलती न्यूलैंड ने ऑक्टेव सीरीज में करी थी वो गलती मेंडलीफ नहीं करेगा, वो संभल चुका है अभी, अब गलती नहीं करना है। तो यहां पर दिख रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान तत्वों के लिए छोड़ दिए गए। ये गलती न्यूलैंड ने करी थी, तो मेंडलीफ ने इसको दोहराया नहीं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भविष्य में तत्व आएंगे, इसीलिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए। उन्होंने क्या बोला, उदाहरण बोला, उन्होंने बोला बोरॉन जैसा एक तत्व आएगा जिसका नाम है एका बोरान आएगा। एल्यूमिनियम जैसा एक तत्व आएगा जिसका नाम एका एल्यूमिनियम होगा। और सिलिकॉन जैसा एक तत्व होगा तो एका सिलिकॉन आएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे एका बोरान आएगा, एका एल्यूमिनियम आएगा और एका सिलिकॉन आएगा। इस तरीके से आपको याद करना है, एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। इस तरीके से बोला मेंडलीफ ने। आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि मेंडलीफ ने बोला, जिस प्रकार से एक मूवी थी करण अर्जुन, उसमें जो माँ बोलती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो उसी प्रकार से आपको याद करना है कि मेंडलीफ भाई साहब ने क्या बोला, एका बोरान आएगा, एका एल्यूमिनियम आएगा और एका सिलिकॉन आएगा। अब इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है इनके तो वो बड़ा शानदार रहेगा। तो एका बोरान, तो मैंने बोला बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। तो आप सीधे सीधे बोलेंगे मेरे 5 13 14 आएंगे। तो मेंडलीफ ने क्या बोला, मेंडलीफ ने बोला मेरे 5 13 14 आएंगे। 5 मतलब एका बोरान आएगा, 13 मतलब एका एल्यूमिनियम आएगा और 14 मतलब एका सिलिकॉन आएगा। तो यहां पर ये हो गया। इसके बाद में यहां पर इन्होंने बोल तो गए, अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो यहां परफेक्ट हुआ। एका बोरान जैसा, मतलब बोरान जैसा एक तत्व आया जिसका नाम था स्कैंडियम, जिसका नाम था स्कैंडियम था।
ए का एल्यूमिनियम, तो ए का एल्यूमिनियम की जगह आया गैलियम। ए का सिलिकॉन की जगह कौन आया, तो यहां पर आएगा जर्मेनियम, यहां पर आएगा जर्मेनियम। आपको एज इट इज याद करना है। बोरान की जगह पे क्या आया, स्कैंडियम। एल्यूमिनियम में क्या आया, गैलियम। और सिलिकॉन में क्या आया, जर्मेनियम। आपको याद करना पड़ेगा इसको। अब यहां पर ट्रिक बताता हूं मैं आपको याद करने की परफेक्ट। यहां पे लिखा हुआ है ए का बोरान, तो यहां अगर मैंने बोला बोरा है, तो बोरा के अंदर क्या है, तो बोरे के अंदर है कैंडी। क्या बोलेंगे, कैंडी है, तो बोरान में रहेगा कैंडी। तो यहां पर ए का बोरान तो क्या आएगा, स्कैंडियम। ए का बोरान की जगह पे क्या आ जाएगा, स्कैंडियम। अगला वाला ए का एल्यूमिनियम, तो यहां पर आप राइमिंग मिलाओ, एल्यूमिनियम तो गैलियम, तो यहां पर क्या बोला, एल्यूमिनियम की जगह पर क्या आ गया, तो यहां पर आ गया गैलियम। आया कि नहीं आया, ए का बोरान स्कैंडियम, ए का एल्यूमिनियम गैलियम, हो गया डन। इसके बाद में यहां पर ए का सिलिकॉन, तो इस सिलिकॉन में आएगा जर्मेनियम। सिलिकॉन में क्या आएगा, जर्मेनियम। तो भैया दो याद करवा दिए हैं, सारे थोड़ी ना याद करवाने का ठेका लिया। तो ए का बोरान स्कैंडियम, ए का एल्यूमिनियम गैलियम, और याद करना पड़ेगा सिलिकॉन में क्या रहेगा, जर्मेनियम। तो ये हो गया डन। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लो। क्वेश्चन ये बनेगा, बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय ऐसा कौन सा तत्व था जो खोजा नहीं गया था। ऑप्शन में स्कैंडियम भी रहेगा, गैलियम भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है। तो यहां पर ये जो तत्व थे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, मेंडलीव के समय खोजे नहीं गए थे, ये बाद में खोजे जाएंगे। इसीलिए मेंडलीव ने बोला था मेरे 5, 13, 14 आएंगे। तो ये होगा डन। तो जिनके गुणधर्म बाद में खोजे गए क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के समान थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोस्त, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। मेंडलीव ने भी गलती कर दी। क्या गलती करी देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार जमाया। परमाणु भार के अनुसार जमाया। अगर पूछा जाए डोबेनियर का, न्यूलैंड का, मेंडलीव का, पहला वाला डोबेनियर, दूसरा वाला न्यूलैंड, तीसरा वाला मेंडलीव, ये तीनों जो वैज्ञानिक अभी बताए हैं उन्होंने अपनी सारणी जो बनाई है, तत्वों को जो जमाया है वो परमाणु भार के आधार पर जमाया है। ये पहला गलती थी इनकी। दूसरी गलती, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं। ये कभी हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रखते तो कभी रखते थे 17वें वर्ग में। तो यहां पर इसको रखा किससे आता था, 17वें वर्ग में, क्योंकि ये जो क्वालिटी दिखाता था वो दिखाता था हेलोजन के समान। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए हाइड्रोजन किसके समान क्वालिटी प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित करता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका हेलोजन आएगा। हेलोजन मतलब हो जाएगा 17वां वर्ग। आगे बढ़े। इन्होंने बोला कमी क्या थी, तत्वों के समस्थानिक के लिए सारणी में कोई स्थान नहीं था। तो जिस प्रकार से आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, परमाणु भार जो रहेगा वो भी 1 रहेगा। तो यहाँ पर इसके 3 समस्थानिक रहते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये जो है इसके अंदर रखे हुए हैं। लेकिन मेंडलीव ने कोई स्थान इनके लिए नहीं चुना था। इन्होंने नहीं बताया था कि जो इसके जो समस्थानिक है वो कहाँ रखे जाएंगे। तो यहाँ पर एक जो दोष था वो ये भी था, समस्थानिक के लिए सारणी में कोई उचित स्थान नहीं था। अगला वाला पॉइंट, कुछ समान गुणधर्मों वाले तत्वों को विभिन्न समूह में रखा गया। इसी प्रकार कुछ तत्वों जो गुण में भिन्नता रखते हैं उन्हें एक साथ रखा गया। तो सिंपल सा आपको याद करना है, समान गुण वालों को साथ में रखना चाहिए था लेकिन दूर दूर कर दिया। असमान गुण वालों को अलग अलग रखना था लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, साथ में रख दिया। तो ये वाला पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट, पांचवा वाला पॉइंट ये सेम टू सेम है। समान वाले को अलग कर दिया, असमान वाले को पास पास कर दिया। धातु और अधातु को इस आवर्त सारणी में अलग से नहीं रखा गया। मतलब धातु अधातु को नहीं बांटा था, उन्होंने एक ही साथ सबको रख दिया था। तो ये रहेगा डन। नोट करके पूछा जाता है, बताइए आवर्त सारणी के समय पर अक्रिय गैसों की खोज हुई थी या नहीं हुई थी। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बताइए
निम्न में से कौन से तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं खोजा गया था? तो वहां पर अक्रिय गैसों के नाम रहेंगे। तो अक्रिय गैस कौन सी होती है आगे पढ़ेंगे हम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये रहेगी अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय अक्रिय गैसों नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी। इसकी जो खोज हुई 19वीं शताब्दी में हुई। तो यहाँ पर आपको पता है 19वीं शताब्दी मतलब 1913 में मोज़ले आए थे, तभी इसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अक्रिय गैसों की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय पर नहीं हुई थी। आगे बढ़ें। अब आपको ये दिया मैंने होमवर्क, ये आपको घर से करना है। इसके बाद में अगला वीडियो देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से अगला वीडियो समझ में आ जाएगा। आपको याद करना है, बस एज इट इज पढ़ना है। पहला वाला अगर आपने पहले पढ़ा भी होगा तो भी एक बार पढ़ना है इसको। पहला ट्रिक है हेलिना की रफ से फरियाद। दूसरा वाला बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एज इट इज आपको पढ़ना है। बैंगन आलू गाजर इन थैला। कहे शिव जी सुनो प्रभु। नाना पाटेकर असलम सब बीमार। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसेटीन। याद करना है। अगला वाला क्या रहेगा? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। और आखिरी वाला जो रहेगा साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम फेकोनी कुंजी। आवर्त सारणी को बहुत ही कठिन बताया जाता है, लेकिन अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है और साथ में अगर ये जो ट्रिक मैंने बोला है अगर आपने अगर याद कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ 100% आवर्त सारणी में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो बस किसी की मत सुनो, बस इसको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगला वाला पॉइंट जो रहेगा ये वाला ट्रिक याद करना है। ट्रिक नहीं है, ये 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, बस आपको एज इट इज याद करना है। ना ही डेफिनेशन याद करना है ना ही कुछ याद करना है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट। मैंने बोला फर्स्ट नंबर पे क्या है तो अधात्विक गुण रहेगा। दूसरा वाला पॉइंट क्या है तो नाभिकीय आवेश रहेगा। तीसरा वाला पॉइंट संयोजी इलेक्ट्रॉन। चौथा वाला पॉइंट संयोजकता। पांचवा वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीति। छठवां वाला पॉइंट आयनन विभव। सातवां वाला पॉइंट ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति। आठवां वाला पॉइंट तत्वों का घनत्व। एक पॉइंट लिखना भूल गए हम, यहां पर आएगा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। तो ये अगर 9 पॉइंट और साथ में ट्रिक याद कर ली तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपने पढ़ा शुरुआत में तत्व शब्द दिया रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व को बांटा धातु अधातु में डोबेनियर ने बांटा। बर्जीलियस ने क्या किया संकेतन दे दिए। धातु अधातु तो हो गया, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया डाल्टन भाई साहब ने। ये वाला स्लाइड खत्म हो गया। आगे आएगा डोबेनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी। डोबेनियर का त्रिक नियम जो था 1829 में दिया गया था। उन्होंने बोला था A+C/2 बराबर B। पहले और तीसरे का औसत जो रहेगा दूसरे के परमाणु भार के बराबर रहेगा। यहां पर 3 त्रिक पास हुए, चौथा वाला फेल हो गया। चौथा वाला फेल कौन सा हुआ? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाना पाटेकर असलम। आगे बताऊंगा। तो ये हो गया डन, डोबेनियर हो गया। अगला वाला जो रहेगा न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव सीरीज जो रहेगा 1829 में आ जाएगा। सॉरी 1829 सन थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, देख लेना आप लोग कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें। सॉरी न्यूलैंड का आवर्त सारणी, न्यूलैंड का सारणी। तो न्यूलैंड का सारणी में उन्होंने बोला था कि सारे गामा पाधानीसा मतलब पहले और 8वें तत्व के गुण जो रहेंगे समान रहेंगे। तो यहां पर उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बताया। इसके बाद में न्यूलैंड के ऑक्टेव सीरीज में बताया कि 56 एलिमेंट थे, अब तक 56, आवर्त थे 8, वर्ग थे 7। तो यहां पर रिलेट कर लो कि यहां पर आवर्त की बात करूं तो आवर्त आपको याद करना है, यही याद कर लो। पहले आएगा न्यूलैंड, फिर आएगा मेंडलीव, फिर आएगा मोज़ले। आवर्त आवर्त याद करना है। पहले आवर्त थे 8, दूसरे में थे 7 और तीसरे में आवर्त थे 7। 8 रहेंगे, 7 रहेंगे, 7 रहेंगे।
वर्ग की बात करें तो वर्ग आपको नहीं याद करना, आपको याद करना है टोटल एलिमेंट। तो टोटल में यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 63 है और यहाँ पर 118 है मोजले में। न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज 8 साती 56, मेंडलीफ का 7 नामा 63 और मोजले में आपको एज इट इज 18 याद करने पड़ेंगे। तो ये हो गया आवर्त और वर्ग का। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल 63 तत्व थे, लेकिन न्यूलैंड में थे 56 तत्व। पहला जो तत्व था वो हाइड्रोजन था और आखिरी जो तत्व था थोरियम या जिरकोनियम रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करें तो पहला तत्व हाइड्रोजन रहेगा और आखिरी वाला जो तत्व रहेगा वो रहेगा यूरेनियम। नहीं लिखवाया तो लिख लो इसको, यूरेनियम रहेगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक लाइन थी, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मैंने बताया न्यूलैंड, मेंडलीफ और अगर डोबिनियर की बात करें तो परमाणु भार पर आधारित है। इसके बाद इन्होंने जो गलती करी थी न्यूलैंड के ऑक्टेव सीरीज में, वो गलती इन्होंने नहीं दोहराई, मतलब इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए। इन्होंने बोला कि मेरे 5, 13, 14 आएंगे। 5, 13, 14 का मतलब क्या हो जाएगा? एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन आएंगे। तो बोरान की जगह पे आएगा स्कैंडियम, एल्यूमिनियम पे आया गैलियम और सिलिकॉन की जगह पे आएगा जर्मेनियम। ये हो गया डन। इसके बाद में यहाँ पर भी कमी थी, इन्होंने परमाणु भार के आधार पर जमा दिया। और क्या था, इन्होंने समान गुण वालों को अलग अलग कर दिया, असमान वाले को पास कर दिया। हाइड्रोजन का कोई उचित स्थान नहीं था। तो ये सारी की सारी गलतियाँ थी और मैंने आपको ट्रिक याद करने के लिए बोल दिया कि ये सारी की सारी ट्रिक आप याद करके आओ कल। अगर आपको ये वीडियो अगर आपने देख लिया है, ट्रिक याद कर ली है, तो कल वाला जो वीडियो है वो मज़ेदार होने वाला है। चलो ठीक है, मिलते हैं कल वीडियो में। और यहाँ पर आपको बस इतना बताना है कि बताओ एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं मैं कि आप बताएंगे, अगर जिसने पढ़ा हुआ है, अक्रिय गैस, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था मैं पहले भी, लेकिन अभी पूछ लिया कि अक्रिय गैस कौन सी वायुमंडल में नहीं है। तो आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लल्लन टॉप सलाम।